देखिए, हम बात कर रहे हैं शक्ति की अवधारणा की बात करते थे, शक्ति की अवधारणा का विकास कैसे हुआ। तो अगर हम शक्ति की अवधारणा के विकास की यहाँ पर बात करें, राजनीति शास्त्र का केंद्र बिंदु किसे माना जाता है? कभी क्वेश्चन पूछा जाता है, राजनीति शास्त्र का अगर केंद्र बिंदु अगर किसी चीज को माना जाता है, उसे शक्ति को माना जाता है। इसमें न जो अलग अलग विद्वान रहे हैं, तो उन विद्वानों ने कहीं ना कहीं इस संबंध में अपनी अपनी अलग अलग थ्योरी दी, उनका कुछ अलग अलग मानना है। तो अनेक विद्वानों ने शक्ति के बारे में अपने बहुत पुराने समय से ही विचार किया, उसको अपने अपने चीज़ों में प्रकट करा, या कहें किताबों के माध्यम से उन्होंने प्रकट करा। और सभी विद्वान एक मत नहीं है। कभी भी कोई भी जब थ्योरी दी जाती है, कोई भी जो समाज सुधारक हो, या फिर मैं बात करूं कोई शिक्षकविद हो, या फिर इतिहासकार हो, या भूगोल वेत्ता हो, तो हर अपनी उनकी अपनी थ्योरी होती है, वो अपने नज़रिए से उसको देखते हैं, अपनी चीज़ों को लेके चलते हैं। तो इसमें कहता है फिर भी सभी विद्वान एक मत नहीं है। उदाहरण स्वरूप अगर देखें, यूनान के सुकरात और अगर प्लेटो ने आदर्शवादी दृष्टिकोण अपनाया। देखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि शक्ति की अवधारणा में प्लेटो और सुकरात ने कौन सी अवधारणा को अपनाया, तो आपको ही पता होना चाहिए। उन्होंने आदर्शवादी अवधारणा को क्या करा, अपनाया। उनका एक दृष्टिकोण खुद का था कि भैया आदर्शवादी चीजें होनी चाहिए, इसका दृष्टिकोण। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, जो हॉब हो गया, मैकाले है, अरस्तो हो गया है, और थैसीमेक हो गया है, तो इन्होंने शक्ति की अवधारणा को यथार्थ विश्लेषण किया। तो यथार्थवादी के रूप में, आदर्शवादी के रूप में शक्ति की अवधारणा किन किन किसके द्वारा की गई थी, तो आपको पता होना चाहिए, सुकरात और प्लेटो द्वारा की थी। और यथार्थवाद की किसने करी थी, तो यथार्थवाद को तो हॉब से ने की, मैकाले ने की, अरस्तो ने की, थैसीमेक्स ने की। तो इन्होंने क्या करी, शक्ति की अवधारणा को यथार्थ की अवधारणा का विश्लेषण बनाया। और अगर हम बात करें तो ये अन्य कुछ प्रमुख विद्वान हैं, अर्नाल्ड वेकस करके हैं, अर्नाल्ड चीज करके हैं। तो इनकी शक्ति के जो इन्होंने कहा कि शक्ति को जो निरंकुश और अमूर्त मानने का विरोध माना। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वह कौन से विद्वान हैं जिन्होंने निरंकुश और अमूर्त, शक्ति को निरंकुश और अमूर्त मानने का विरोध करता है। ठीक है, ये आपको पता होना है। तो अर्नाल्ड बेकर करके हैं, तो इन्होंने ये किया था। ठीक है, अब बात करेंगे शक्ति का अर्थ और उसकी व्याख्या किस तरीके से है। तो मैंने जैसे कि आपसे कहा कि भैया अगर राजनीति का केंद्र बिंदु को हमने कहा कि शक्ति ही रहती है, बिना शक्ति के कोई भी सत्ता हासिल नहीं की जा सकती है, चाहे कहीं पर भी हो। यदि आप के अंदर क्षमता है, तो आपके अंदर शक्ति है, तो आप जब आप दौड़ते हो, या कहें मैराथन दौड़ते हो, या फिर कहें आप ओलंपिक दौड़ते हो, तो आपके अंदर वो शक्ति, पावर होनी चाहिए जो कि आप उस इवेंट में शानदार प्रदर्शन करते हैं। तो बेसिकली शक्ति केंद्र बिंदु होता है। तो शक्ति राजनीति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण विषय है, और राजनीति विज्ञान में अन्य अवधारणाओं की भांति शक्ति की अवधारणा भी क्या है, विवादग्रस्त यह है, यह विवादग्रस्त यह है। तो कैटलिन अगर मैं बात करूं, तो ये बेसिकली अगर कहें तो अवधारणा क्या है, इसकी विवादग्रस्त ये रही है। और कैटलिन ने अगर हम बात करें तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राजनीति शास्त्र को शक्ति का विज्ञान माना है। पहला क्वेश्चन ये आपका, एक क्वेश्चन ये बना दोस्तों, एक क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया, और ये प्लेटो और सुकरात आदर्शवादी कौन थे और यथार्थवादी कौन थे। तो ये एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, चार क्वेश्चन अभी आपको बता दिए मैंने। और साथ ही राजनीति विज्ञान शास्त्र का जो केंद्र बिंदु माना जाता है वो शक्ति को माना जाता है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, कहता है कि लास वेस ने, देखिए लास वेलस ने शक्ति को राजनीति शास्त्र के अध्ययन का मूल विषय माना। अब यहाँ पर देखिए, तो क्वेश्चन क्या बना, तो वह कौन सा विद्वान है जिसने राजनीति शास्त्र को क्या कहा गया है। देखिए, शक्ति को राजनीति शास्त्र के अध्ययन का मूल विषय माना है। तो कौन था, लास वेलस करके है। लास वेलस के अनुसार ही तो कहा गया, लास वेलस ही थे जिन्होंने ये कहा कि भैया शक्ति को राजनीति शास्त्र के केंद्र अगर मैं कहूँ या बिंदु माना जाए, या फिर कहें उसका मूल विषय के रूप में माना गया। तो याद रखिएगा, इस चीज को आप नोट डाउन करिएगा। अगर आपको ये किताब चाहिए तो मेरे से आप संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। ये किताब बड़ी ही मुश्किलों से आपको मिलेंगी, मिल जाए तो बेहतर है। तो यहाँ पर देखिए, हमने कहा कि लास वेलस की अगर कहें, वेल्स की बात करें, लास
वेल्स की अगर बात करें तो शक्ति को राजनीति शास्त्र के अध्ययन का मूल विषय माना है। लॉस वेल्स के अनुसार एक अनुभववादी व्यवस्था के रूप में राजनीति शक्ति की, अगर कहें राजनीति शास्त्र की शक्ति की रूप रचना उपयोगिता का अध्ययन किया। बेसिकली आप यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन फिर बन गए, तो इसी से आधारित एक क्वेश्चन और बना कि क्वेश्चन पूछा गया है वह कौन सा विद्वान था जिनके द्वारा यह कहा गया था एक अनुभववादी व्यवस्था के रूप में राजनीति शास्त्र शक्ति की रूप रचना तथा उपयोगिता का अध्ययन है। ये जो कहा गया है ये लॉस वेल्स के द्वारा कहा गया है, तो लॉस वेल्स ये है। अब देखिए यहाँ पर बेकर का कथन आता है। बेकर का जो कथन है ये क्या कहते हैं, ये बेकर की जब हम बात करते हैं तो राजनीति को शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता है। तो ये किसने कहा कि राजनीति को शक्ति से अलग नहीं किया जा सकता है, तो ये तो आपको पता होना चाहिए ना किसने कहा था। तो ये किसने कहा था, बेकर का कथन था। फिर भी अगर कहें शक्ति की परिभाषा अथवा या फिर अर्थ के बारे में जितने भी विद्वान रहे ना दोस्तों, उनकी बातें अलग अलग रही हैं, उन पे मतभेद रहे हैं, उनकी चीज़ें अलग रही हैं। तो इसे स्वीकार कर देखिए, अब इन सभी चीज़ों को स्वीकार करके अगर ना कहें रॉबर्ट ए डल की अगर बात करें, याद रखिएगा इसको, ये नाम ने अपनी एक पुस्तक लिखी है मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस करके लिखा है। तो इसमें क्या लिखा है, इसमें यह लिखा है कि प्रथम तथा सबसे मुख्य बात जो करनी चाहिए वह यह है कि ना तो साधारण भाषा में ना राजनीति शास्त्र में शक्ति के बारे में परिभाषित किया गया। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग चीज़ों को ये साझा किया है। तो याद रखिएगा, तो अलग अलग समय में जितने भी जो इतिहासकार हैं या विद्वान रहे हैं तो उन्होंने अपने तरीके से थ्योरी दी हैं, अपनी अपनी बातें को उनके द्वारा रखा गया है। तो इस तरीके से हर जो व्यक्ति होता है वो कहीं ना कहीं अपनी बातों को सिरे से रखता है और अपनी स्वतंत्रता। अब देखिए, हमने कहा कि मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, मॉडर्न एनालिसिस की बात करें तो हमने पॉलिटिकल एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो इस चीज़ को भी तो ध्यान रखिएगा ना कि ये जो किताब लिखी गई है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो आपको ये पता होना चाहिए। तो ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो रॉबर्ट ए डल के द्वारा लिखी गई है। तो ये किताब को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कहीं ना कहीं आपके उसमें पूछे जाएंगे, तो जिसमें पूछे जाएंगे तो उसमें आपको ये लगेगा कि हाँ यार उस समय मैं अगर इनको नोट कर लेती या कर लेता तो कहीं ना कहीं मेरे लिए ये सही रहती। देखिए, मॉडर्न पॉलिटिकल एनल करके है, तो इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अलग अलग टाइप में अगर मैं कहूँ जो विद्वान रहे हैं उन्होंने अलग अलग परिभाषाएं दी। इन सभी विद्वानों को आप ध्यान से पढ़ लीजिए या फिर इनकी फोटो खींच लीजिए। ये जो विद्वान है ना, यहीं से स्वादिष्ट रूप में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ज़्यादा क्वेश्चन क्या बन सकते हैं, अगर शक्ति की अवधारणा की अगर बात करें तो किस ने क्या कहा है। अब देखिए, मैकाइवर की अगर मैं कहूँ, यह है मैकाइवर के अनुसार शक्ति से हमारा अर्थ व्यक्तियों या फिर व्यवहार को नियंत्रण या विनियमन और साथ ही निर्देशित करने की क्षमता से है। तो ये किसने कहा था, ये मैकाइवर ने कहा था। हटमन की बात करूँ, हटमन यहाँ पर दिया हुआ है, हटमन के अनुसार अगर बात करें, दूसरा पॉइंट है तो इनके द्वारा क्या है, शक्ति वह बल क्षमता है जिससे प्रभुत्व सत्ता संपन्न राज्य अपने हितों की प्राप्ति के लिए प्रयोग करता है। यह शब्द किसने, हटमैन ने कहा है। सुमन की अगर बात करें तो इसके आधार पर शक्ति मित्र बनाने तथा लोगों को प्रभावित करने की योग्यता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन किसने कहा था ऐसा, तो M.G. स्मिथ के अगर हम कहें तो इनके आधार पर कहा गया है कि लोग तथा वस्तुओं के ऊपर बल प्रोत्साहन द्वारा प्रभावशाली रूप में कार्य करने की योग्यता को शक्ति कहते हैं। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। जो क्वेश्चन बनेंगे यही आपके MCQ हैं।
MCQ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये आपके MCQ हैं। तो यहीं से क्वेश्चन बनेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। जिस दिन आपका पेपर होगा इसको उठा के देख लीजिए, निश्चित रूप में यहाँ पर आएगा। RS टॉनिंग, टॉनिंग ये है। तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है कि शक्ति किसी व्यक्ति या समूह की उस की अपनी इच्छाओं के अनुरूप कार्य करने की क्षमता है। ठीक है, अब इनके द्वारा अब इन्होंने ये कहा है, तो इसकी परिभाषा मार्गनोत की अगर कहें तो सामाजिक संबंधों में दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क और कार्यों को प्रभावित करने की क्षमता का नाम ही शक्ति है। तो याद रखिएगा। एलन आर बाल की अगर बात करें तो इनका कहना है कि राजनीतिक शक्ति दूसरों के व्यवहार को किस प्रकार से धमकी से, डर द्वारा प्रभावित करने की क्षमता है। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रख लीजिए। तो यहाँ पर कार्ल ड्यूरस करके दिया है, तो ये देखिएगा। तो यहाँ पर ये शब्दों में अपने शब्दों में कहते हैं कि शक्ति विरोध में सफलता पाने या कहीं भी बाधाओं पर विजय पाने की योग्यता है। तो यह याद रखिएगा किसने कहा है? कार्ल ड्यूरस के द्वारा ये कहा गया है कि शक्ति विरोध में सफलता पाने और बाधाओं पर विजय पाने की योग्यता है। ठीक है, अब ये गुण हैमर के तथा सिल्क के द्वारा जो कहा गया, इनके मतानुसार, जो इन दोनों के मतानुसार कहा गया, एक व्यक्ति को उतनी ही शक्तिशाली कहा जाता है। देखिए, एक व्यक्ति को उतना ही शक्तिशाली कहा जाता है जितना कि वह अपने लक्ष्य के अनुरूप दूसरों के व्यवहार को प्रभावित कर सकता है। तो ये आपकी शक्ति की अवधारणा थी। तो बेसिकली अगर जो हमने उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि शक्ति वह योग्यता है जिसके द्वारा व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरों की नीतियों, कार्यों और इस तथ्य की सहायता से प्रभावित करता है और अपनी इच्छाओं से कार्य ना किया जाए तो अवज्ञा करने वाले को हानि उठानी पड़ती है। अगर मान लीजिए कोई राजनेता है, अगर वो किसी को कहता है कि भैया तुम ऐसा करो, अगर नहीं करता है तो उसको बहुत उसके दुष्परिणाम भुगतने पड़ते हैं। तो अगर मैं कहूँ सरकार अगर किसी चीज़ के लिए कहती है, इस चीज़ को मना कर दी जाती है, अगर अतिक्रमण हो रहा है तो उसको सरकार अपने बलबूते उसको क्या कर देती है, शक्ति बल से उसको ध्वस्त कर देती थी। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें अब हम उसके बाद हम देखेंगे, कल अगला टॉपिक देखेंगे कि शक्ति की विशेषताएँ क्या है। तो बेसिकली अगर आपको हैंडमेड नोट्स भी चाहिए तो आपको ये मिल जाएंगे। देखिए, हैंडमेड नोट्स भी आपके मेरे पास उपलब्ध हैं, तो आपको चाहिए तो वो भी मिल जाएंगे। तो किसने क्या कहा, शक्ति की संतुलन की अवधारणा किसने का बैलेंस मैंने द्वारा की गई, तो ये बेसिकली ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो यहाँ से आपको ये पूरा देखने को मिलेगा। तो अगर मैं आपसे कहूँ शक्ति संतुलन की अगर बात करूँ तो इसमें बहुत चीज़ें दी हुई हैं। तो इस चैप्टर को हम कल कंप्लीट कर देंगे। तो आई थिंक अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे इतना ही रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।